एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर में यूनिट 5 पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट यूनिट बताई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 से लेकर के 4 तक एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड था, लेकिन ये जो यूनिट 5 रहने वाला है ये पूरा का पूरा नॉइज पॉल्यूशन का रहने वाला है। आपके सिलेबस में नॉइज पॉल्यूशन को सिर्फ एक ही यूनिट दिया गया है, तो आप इस यूनिट में काफ़ी डिटेल वाली बातें होगी, तो आप अच्छे से सुनते हुए इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम अपने नॉइज पॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन अनवांटेड साउंड को बोलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं। हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसकी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट अपने सारे कोर्सेज पे पा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अपनी जो सिलेबस है हमारे एकेटीयू का, उसका जो सबसे पहला टॉपिक हमें जानना है कि नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन बेसिकली अनवांटेड एंड अनप्लेजर्ड साउंड, जो जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बात से कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, बट अनवांटेड जो अननेसेसरी बातें होती है, अननेसेसरी साउंड होती है, उससे डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो वो साउंड जिससे ह्यूमन डिस्कम्फर्ट फील होने लगे, दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। आइए हम कुछ वर्ड्स को समझते हैं। ओके, नॉइज इज डिफाइंड एज द अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, दो टर्म यहाँ पे, एक अनवांटेड है, एक अनप्लेजेंट, यानी कि जो साउंड रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अनवांटेड है, वो साउंड अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो नॉइज पोल्यूशन होगा। साउंड दैट कॉज डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बींग, जो साउंड ह्यूमन को डिस्कम्फर्ट फील कराता है या फिर डिस्टर्ब इन्वायरमेंट, जो है हमारा इन्वायरमेंट क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। तो इन शॉर्ट अनवांटेड साउंड को हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अनलाइक एयर और वाटर पॉल्यूशन की तरह ही ये भी नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। नॉइज लेवल नो रेसिड्यू बट इफेक्ट आर इमीडिएट और हार्मफुल। ठीक है, तो इसके भी इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम डीबी बोलते हैं, यूजिंग लॉगरिदम स्केल। लॉगरिदम स्केल के हेल्प से हम इसे डेसिबल यानी कि डीबी में मेजर करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एयर एंड प्रिवेंशन एक्ट जो 1981 था, और फिर नॉइज पॉल्यूशन एंड कंट्रोल रूल्स जो 2000 में आया था इंडिया में, ये दो गवर्नमेंट के रूल्स है जो इससे नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, नॉट ऑल साउंड कंसिस्ट नॉइज पॉल्यूशन, सारे साउंड नॉइज पॉल्यूशन के कंसिडर नहीं होता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन नॉइज, जो साउंड की मैंने आपको बताया कि साउंड को हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो साउंड जिसकी डेसिबल 65 डेसिबल से ज़्यादा हो उसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। एक टेक्निकल टर्म तो चाहिए ना नॉइज पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितने इंटेंसिटी के साउंड को हम नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। तो 65 डेसिबल से ज़्यादा के साउंड को हम नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। नॉर्मली 65 डेसिबल आते आते आप एक ह्यूमन बीइंग डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, तो ये 65 डेसिबल से ज़्यादा साउंड को हम नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। टू बी प्रिसाइज नॉइज बिकम हार्मफुल, लेकिन जब साउंड 75 डेसिबल तक पहुंच जाता है ना, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। और अगर 120 डेसिबल पहुंच गया तो ये पेनफुल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस इट इज़ रिकमेंडेड नॉइज लेवल बी कीप बिलो द 65 ड्यूरिंग द डे एंड इंडिकेट रेस्टफुल स्लीप इम्पॉसिबल विथ नाइट टाइम एम्बियंट नॉइज लेवल एक्सीड 30 डेसिबल। ठीक है, तो एक सेफेस्ट लिमिट माना जाता है 65 डेसिबल को, और सोने के लिए मतलब सोने के वक्त लगभग 30 डेसिबल से ज़्यादा वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस ना हो, तब एक ह्यूमन बींग एक हेल्दी स्लीप ले पाता है। तो ओवरऑल नॉइज पॉल्यूशन अनवांटेड साउंड को बोलते हैं। अगर टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश करें तो 65 डेसिबल से ज़्यादा की जो साउंड इंटेंसिटी होगी तो उसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहेंगे। और अगर 75 होता है तो वो आपको बहुत हार्मफुल हो जाएगा। वहीं अगर 120 डेसिबल हो जाता है तो वो आपका पेनफुल हो जाएगा।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि कुछ नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं, नॉइज पोल्यूशन कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके सिलेबस के अंदर। तो उसमें हम कैटेगराइज करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल सोर्स कौन कौन सा है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सोर्स यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे फैक्ट्री है, कारखाना है, वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी होगी, मैकेनिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, और ये सारे एक्टिविटी में नॉइज जनरेट होता है। जैसे कि हैवी मशीन, बड़े बड़े मशीन अगर चलते हैं तो उससे नॉइज जनरेट होता है। बॉयलर, जब बॉयलर होता है तो उसमें भी बबल का बॉयल होने का साउंड प्रोड्यूस होता है। कंप्रेसर, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, एसी के अंदर कंप्रेसर होता है, फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा नॉइज जनरेट होता है। जनरेटर तो जानते हैं आप कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल माइल्स हो गया, प्रिंटिंग प्रेस भी साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फर्नेस भी आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल सोर्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सोर्स की बात करें, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस दौरान भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि रोड ट्रैफिक पे आप लोगों ने देखा हो कितना लोग अननेसेसरी हॉर्न बजाते रहते हैं, इंजन की आवाज़ होती है, टायर फ्रिक्शन तक का आवाज़ होता है। जो रोड होता है, रोड पे जो व्हीकल का टायर होता है, तो टायर और रोड जब आपस में फ्रिक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो भी एक सोर्स है। रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर भी नॉइज़ बहुत प्रोड्यूस होता है। रेलवे का इंजन है, ट्रैक की नॉइज़ है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट जेट इंजन की वजह से फ्लाई करता है, तो जेट इंजन में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। आप लोग अभी अगर कभी फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं तो फ्लाइट में ये देखिए, ये जो लगा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड जेट इंजन। तो आप अगर इसके आसपास बैठे रहेंगे ना, आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत पूरे ट्रैवल टाइम बहुत साउंड फील करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक ऑफ के वक्त हो गया, लैंडिंग के वक्त हो गया, ये इस वक्त ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट सोर्स है। वहीं अगर डोमेस्टिक सोर्स की बात करें तो घर में स्पीकर बजाते हैं लोग, टेलीविज़न हो गया, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। हाउस होल्ड इक्विपमेंट जैसे कि मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर, तो ये सब एग्जाम्पल है डोमेस्टिक सोर्स के। वहीं अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कि जो घर बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उसके अंदर ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है, पाइलिंग होती है, ब्लास्टिंग होगा, ठीक है। डिमोलेशन होता है, जो घर को तोड़ते हैं, पूरा डिमोलिश कर सॉरी। और फिर जब रोड बनाते हैं, रोड लेइंग करते हैं, तो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका सोशल एंड कल्चरल सोर्स की बात करें तो जैसे फेस्टिवल में लोग डीजे बजाएंगे तो वहाँ से भी नॉइज पोल्यूशन जनरेट होगा, ठीक है। रिलीजियस गैदरिंग हो गया, फायरवर्क पटाखे छोड़ेंगे तो उससे जनरेट होगा, पॉलिटिकल रैलीज में होता है। तो ये सब कुछ सोर्स है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस तरह से ही मॉडिफाई करके लिखिए, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ से नॉइज जनरेट होता है, अननेसेसरी अनवांटेड नॉइज जनरेट होता है, तो वो एक काइंड ऑफ सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो अपने हिसाब से कैटेगराइज करके इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता नहीं है क्या इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है, कहाँ कहाँ से साउंड जनरेट होगा, ट्रांसपोर्ट में आपको पता नहीं, बस मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, तो आप इसको अपने हिसाब से भी समझ के लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉइज पोल्यूशन तो हम समझ गए क्या होता है, इसके सोर्स क्या क्या भी समझ गए, अब इसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो हम इसके इफेक्ट जानेंगे, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट हो, इसे भी हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो अगर ऑडिटोरी इफेक्ट की बात करें तो आपको हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक हाई डेसिबल के साउंड की इंटेंसिटी में रहते हैं तो, ठीक है। टिन वेट्स हो सकता है। और अगर नॉन ऑडिटोरी इफेक्ट की बात करें तो साइकोलॉजिकल में, नॉन ऑडिटोरी के अंदर में ये सारे कैटेगरी आता है। साइकोलॉजिकल की बात करें तो जैसे हाइपर टेंशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन महसूस होने लगेगा, एकदम बहुत जल्दी आप बेचैन सा हो जाइएगा ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से भी टेंशन होता है। स्ट्रेस फील होगा, आपको फटीग होने लगेगा, ठीक है। वही अगर साइकोलॉजिकल की बात करें तो इरिटेबिलिटी होगा, एकदम आप इरिटेट हो जाएगा साउंड से। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा एक ही साउंड सुनते सुनते एकदम इंसान इरिटेट हो जाता है, बहुत गुस्सा में आ जाता है, तो वैसा होने लगेगा। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आपका बगल वाला डीजे बजा रहा है तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, वहाँ पे एंजाइटी फील होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपकी रिड्यूस हो जाएगी, इफिशिएंसी कम जाएगी, वर्क काम में कुछ मिस्टेक गलतियाँ करने लगेंगे। तो ये कुछ आपका ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट है। एनिमल पे बात करें कि एनिमल पे क्या इफेक्ट होगा, तो डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, एनिमल भी तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, तो वैसे एनिमल में भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। वो माइग्रेशन में उनकी दिक्कत होगी, ब्रीदिंग साइकिल तक दिक्कत हो सकता है इससे,
एग्जाम्पल की बात करें जैसे डॉल्फिन एंड विल अफेक्टेड बाय शिप नॉइज, जो समुद्र में नॉइज होता शिप होता है, तो शिप में इतना उसका नॉइज प्रोड्यूस होता है ना कि जो डॉल्फिन हो गया या वेल्स हो गया तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड, उनके कम्युनिकेशन में इफेक्ट होगा, ट्रैवल में इफेक्ट होगा, माइग्रेशन में इफेक्ट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट पे बात करें कि नॉइज पोल्यूशन का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है इन अर्बन इकोसिस्टम। शहरी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कमने लगती है। क्रॉप्स भी अफेक्टेड, क्रॉप्स पोल्यूशन, तो ये कुछ इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो आप लोगों ने इफेक्ट भी समझ दिया। अब हम जानेंगे कि क्या कौन सी लिमिट्स है, परमिसिबल लिमिट्स जो सीपीसीबी बोर्ड है इंडिया का। तो नॉइज पोल्यूशन, अब हम जान चुके कि नॉइज पोल्यूशन एक हार्मफुल है, तो उसकी कुछ लिमिट भी तो होगी। जैसे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इतने सारे हम लोगों ने लिमिट के बारे में डिस्कस किया है, सीपीसीबी नॉर्म्स है, बहुत सारे लिमिट हमने पढ़ा। तो उसी तरह नॉइज पोल्यूशन का भी कुछ परमिसिबल लिमिट बनाया गया है। जोन को डिवाइड करके, इंडस्ट्रियल जोन के लिए अलग होगा, कमर्शियल जोन के लिए अलग होगा, रेसिडेंशियल के लिए अलग होगा, साइलेंट जोन के लिए अलग होगा। तो इस तरह से दिन के टाइम में और नाइट के टाइम में डिवाइड किया गया, लिमिट बनाया गया, तो वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल जोन के लिए दिन के टाइम में कितना लिमिट है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जोन के, वैसे मैं आपको बता दूं कि डे टाइम को हम सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कंसीडर करते हैं, वहीं नाइट टाइम को रात को 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक कंसीडर करते हैं। इंडस्ट्रियल जोन के लिए बात करें तो ये 75 डेसिबल इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है दिन के टाइम में, वहीं नाइट के टाइम में 70 डेसिबल है। ठीक है, कमर्शियल जोन की बात करें तो दिन के टाइम में 65 डेसिबल है और नाइट के टाइम में 55 डेसिबल है। रेसिडेंशियल जोन जहां लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं, रेसिडेंट करते हैं, तो वहां के लिए दिन के टाइम में 55 डेसिबल है और आपका नाइट के टाइम में 45 डेसिबल है। अब बात करते हैं साइलेंट जोन, ये थोड़ा एक्सेप्शन जोन है। पहले हम जानते हैं कि साइलेंट जोन कहते किसे, तो साइलेंट जोन हम उस जोन को कहते हैं जो स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट और रिलीजियस प्लेसेस, इसके नियर बाई में 100 मीटर के नियर बाई में जितने भी एरिया है उसको हम साइलेंट जोन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 100 मीटर अराउंड स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट एंड रिलीजियस प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड साइलेंट जोन। ठीक है, तो वहां पे दिन के टाइम में 50 डेसिबल है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एंड नाइट के टाइम में 40 डेसिबल है। ये लिमिट आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसे एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर में या फिर कहीं ना कहीं पे इसको लिखना आता ही है। तो ये बहुत ईजी है, तो आप इसको समझ करके अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि कंट्रोल कैसे करें। नॉइज पॉल्यूशन जो जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के भी तो तरीके होंगे, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं उस पर अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोर्स है जहां से जनरेट हो रहा है वहीं पे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ए है, सबसे पहला है एट सोर्स, सोर्स के पास ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रॉपर लुब्रिकेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, जो भी मशीन लाइक इस मशीन का एग्जांपल लेते हैं, तो इस मशीन में एक मोटर है, तो मोटर रोटेट करेगा। तो अगर मोटर में अच्छी लुब्रिकेंसी नहीं होगी, अगर हम लुब्रिकेंट नहीं होगा तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो मोटर में आप लोगों ने सुना होगा कभी ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, लुब्रिकेंट लिक्विड डालते हैं, तो वो उससे क्या होता है, वो मोटर स्मूथ रन करता है। तो प्रॉपर लुब्रिकेंट को हम डाल करके साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम से अच्छे मेंटेनेंस से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूज ऑफ साइलेंसर, ठीक है, साइलेंसर जैसे बुलेट गाड़ी है, तो आप जानते हैं कि बुलेट कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसमें अगर हम साइलेंसर एक्स्ट्रा लगा देते हैं ना तो साउंड को रिड्यूस कर देता है। तो हम साइलेंसर को यूज करके भी एग्जॉस्ट में कम कर सकते हैं साउंड को। ठीक है, क्विट मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये सब हम सोर्स के पास ही कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन पाथ पे, यानी कि फ्रॉम, अगर देखिए ये एक सोर्स है और सोर्स से इमिट करके ये ट्रांजिशन पाथ में आ चुका है, तो हम इस ट्रांजिशन पाथ में कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो वो अब देखते हैं। तो हम एकॉस्टिक बैरियर का यूज कर सकते हैं। एकॉस्टिक बैरियर एक काइंड ऑफ बैरियर होता है जो साउंड को पास नहीं करने देता है। अगर हम इस रास्ते में अगर हमने एकॉस्टिक बैरियर लगा दिया तो जो साउंड यहाँ पे है ना वो इस साइड नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये बैरियर बिल्कुल ब्लॉकिंग बैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि एकॉस्टिक बैरियर में हम वॉल बना सकते हैं, अर्थ माउंट बना सकते हैं, ठीक है, बेल्ट लगा सकते हैं, वेजिटेशन बेल्ट जिसे बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई ऑफिस है तो ऑफिस में शीशा ग्लास का हम पैनल बना देते हैं और उसके अंदर जो भी लोग बात कर रहे होते हैं ना वो बाहर नहीं आता है, तो एक काइंड ऑफ एकॉस्टिक बैरियर है। तो उस तरह से हम साउंड प्रूफ बना सकते हैं।
फिर आपका साउंड प्रूफिंग मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डबल ग्लास विंडो हो गया, एकॉस्टिक टाइल हो गया, ये सब को यूज़ करके आप साउंड प्रूफ बना सकते हैं। फिर आप ग्रीन बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं अराउंड इंडस्ट्रियल जोन। तो ये सब ट्रांजिशन जोन में कुछ ये सारे टेक्निक को यूज़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ से तो सोर्स से प्रोड्यूस हो गया, ट्रांजिशन जोन भी हमने देख लिया। उसके बाद अगर रिसीवर के पास हम कैसे कंट्रोल करें, तो यूज़ ऑफ ईयर प्लग को यूज़ करना चाहिए रिसीवर को। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, जैसे नॉइजी वर्क हो रहा है, तो लोग वहाँ पे ईयर प्लग लगा करके काम करते हैं, अपने कानों में ईयर प्लग लगा काम करते हैं। ईयर मफ्स हो गया, नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन आते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस बिहाइंड द चेंज अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। टीवी के वॉल्यूम को कम करेंगे, अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाएंगे। तो इस तरह से हम रिसीवर इनके पास कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ रेगुलेटरी मेजर्स के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट की क्या क्या इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाई है, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल, जो कि 2000 में बना था। ये स्पेसिफिक लिमिट डिसाइड करता है एंड रिस्ट्रिक्शन बनाता है, रिस्ट्रिक्शन बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग नाइट आवर, रात के टाइम में पटाखे छोड़ने पे ये बैन लगाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर की भी लिमिट ये डिसाइड करता है, रिस्ट्रिक्शन टाइमिंग, रात के 10 बजे के बाद नहीं बजाना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, बेसिक ऑफ एकॉस्टिक। हम जानते हैं कि एकॉस्टिक क्या होता है। तो एकॉस्टिक एक फिजिकल ब्रांच है जो साउंड को स्टडी करता है। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी साउंड प्रोपेगेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, इफेक्ट, कंप्लीटली स्टडी की जाती है साउंड के से रिलेटेड अंडर द एकॉस्टिक। देखिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एकॉस्टिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन, यानी कि कैसे साउंड जनरेट हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, कैसे रिसेप्शन है, कैसे इसकी क्या इफेक्ट है। एक कंप्लीट हम स्टडी करते हैं अंडर द एकॉस्टिक। ठीक है, साउंड इज एन एनर्जी फॉर्म। साउंड आपको पता है कि एनर्जी फॉर्म है, कि वेव के फॉर्म में साउंड ट्रैवल करता है। इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये सोर्स है, ये रिसीवर है, इसके बीच में अगर हवा का मीडियम नहीं होगा ना, तो ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा। साउंड ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम होता है एयर। जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, जो चांद पे जाते हैं, तो चांद पे लोग बोलते हैं, लेकिन सोर्स से रिसीवर तक आवाज़ नहीं जा पाता है। वो कम्युनिकेट करने के लिए एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। फ्रॉम द मैकेनिकल वेव कॉज्ड वाइब्रेशन से ही साउंड ट्रैवल करता है, और वाइब्रेशन को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। एकॉस्टिक प्ले अ मेजर रोल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये सब में आपका एक विटल रोल प्ले करता है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक इज अ फिजिक्स बेस्ड स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव के स्टडी है। ठीक है, इनकम्पासिंग देयर प्रोडक्ट, प्रोपेगेशन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन एंड रिसिपेंट एंड लिक्विड सॉलिड। ठीक है, ये सारा आपका यहाँ पे मेंशन है। साउंड ट्रैवल एज प्रेशर वेव, साउंड ट्रैवल प्रेशर वेव के थ्रू ट्रैवल करता है बाई अ मीडियम से। ठीक है, तो ये आपका, इसको भी आप पढ़ करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे आपका जो मेन एकॉस्टिक है वो यहीं पे है। चूँकि यहाँ पे टाइम कम होता है, तो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस करूँगा। ठीक है, हमने जान लिया कि एकॉस्टिक क्या होता है। अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ध्यान दीजिए, साउंड की क्या क्या क्लासिफिकेशन। तो इसे मेनली हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, एंड ऑडिएबल साउंड होता है। इसको आप समझने के लिए समझिए, एक ऐसा साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, एक ऐसा साउंड जिसे हम सुन सकते हैं, और एक ऐसा साउंड जिसे हम बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल का होता है, जिसे सुनना बहुत कठिन होता है। तो ये 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे इंफ्रासोनिक साउंड। तो जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, यानी कि इस साउंड को सुनना बहुत जैसे आप वाइब्रेशन, बिल्कुल मतलब सांस लेने की साउंड हो गया, बहुत जो एकदम बिल्कुल मिनिमल साउंड होता है ना, 20 हर्ट्ज, जैसे ह्यूमन हेल्थ का होता है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 के तक होता है ह्यूमन हियरिंग की कैपेसिटी सुनने की।
तो सुनने की क्षमता से भी कम वाले साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इतना आसान डिफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नॉट ऑडिएबल टू ह्यूमन, प्रोड्यूस बाय नेचुरल इवेंट लाइक जैसे अर्थक्विक से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ना, तो डेट इज कम अंडर द इंफ्रासोनिक साउंड। तो वो साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अब आइए थोड़ा 20 से बढ़ते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑडिएबल साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये ह्यूमन हियरिंग रेंज होता है। अब मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज से भी ज़्यादा साउंड हो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो इसकी हर्ट्ज 20,000 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो। यूज इन मेडिकल इमेजिनेशन, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, सोनार जो आपको समुद्र में जब शिप ट्रैवल करता है तो वहाँ पे सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, तो ये काफ़ी हाई साउंड की होती है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है, इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ साउंड पे बात करेंगे कि हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ साउंड। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें पता है कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोपगेट करता है वेव के फॉर्म में एक मीडियम से, जैसे ये सोर्स है और ये रिसीवर, इसके बीच में क्या मीडियम होगा, क्योंकि मीडियम के प्रेजेंस में ही आपका साउंड ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम नहीं प्रेजेंट रहेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये वेव के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करता है, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इट्स स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द मेजरेबल एंड प्रिसाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट डिफाइन हाउ ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रेट, कैसे ह्यूमन और इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रेट करता है। और उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोपेगेट करता है लाइक अ वेव थ्रू अ मीडियम, ठीक है। द स्पेसिफिकेशन आर क्रूशियल इन एकॉस्टिक, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड साउंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेन स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सोर्स से रिसीवर तक साउंड जाने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता, फिर साउंड की इंटेंसिटी क्या है, साउंड प्रेशर लेवल क्या है, तो ये सब उसी के अंदर की फिनोमिना है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ साउंड पे। इसमें सबसे पहले आता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। इसके डिफिनेशन की बात करें तो एनर्जी ऑफ साउंड पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो साउंड की जो एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया एक पर यूनिट टाइम में पर मतलब एक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 मिनट में कितना एरिया तक वो साउंड की एनर्जी ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो इसका बहुत इजी डिफिनेशन मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, साउंड पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। वहीं अगर रेंज की बात करें तो देयर सोल्ड हियरिंग की रेंज होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। वहीं अगर डेस और पेनफुल की बात करें तो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी रेंज होती है। रिलेशनशिप विथ एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये आई जो आपका इंटेंसिटी है प्रोपोर्शनल होता है एरिया के स्क्वायर का, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का, सॉरी, ठीक है, ये इसकी रिलेशनशिप होती है। तो इंटेंसिटी आप समझ गए क्या होता है। सेकेंड आपका साउंड प्रेशर लेवल, SPL जिसे बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिस्क्राइब साउंड प्रेशर रिलेशन रिलेटेड टू रेफरेंस प्रेशर, रेफरेंस प्रेशर के हेल्प से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है, dB। अब जानते हैं कि मैक्सिमम एक कंफर्ट जोन 65 डेसिबल होता है, 65 से बढ़ने लगता है तो वो डिस्कम्फर्ट जोन आ जाता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है LP का, 20 log 10 बेस P/P0 और इंटू dB, जहाँ आपका P आपका मेजर्ड प्रेशर है, P0 की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे हम रेफरेंस प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका SPL हो गया। आगे बात करते हैं लाउडनेस। जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह साउंड ट्रेवल करेगा तो उसमें कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि साउंड कितना लाउड है। तो इसके डिफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, यूनिट इसका फोन होता है। ये डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पे एंड सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे, साउंड की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना साउंड ज़्यादा तेज फील होगा, आपको लाउड होगा। साउंड की इंटेंसिटी जितना कम होगा उतना साउंड कम होगा। जैसे आप स्पीकर में साउंड को बढ़ाते हैं यानी कि उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, बटन दबा के इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो इंटेंसिटी उसका कम कर रहे हैं। अब ह्यूमन ईयर, कई लोग, ह्यूमन बहुत तरह के हैं,
तो कुछ लोगों की ह्यूमन दम बिल्कुल सेंसिटिव होता है कि छोटे छोटे साउंड को भी वो कैप्चर सुन पाते हैं, तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो 40 डेसिबल एट 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 40 फिनॉन लाउडनेस, ठीक है, 40 डेसिबल 40 फिनॉन लाउडनेस के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका पिच, ठीक है, सेंसिटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रिसिफाइड बाय ईयर, ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हाई पिच होगा, लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो लो पिच होगा। यूनिट इसकी बात करें तो कोई इसकी फिक्स यूनिट नहीं होता, बट रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज होती है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वालिटी एंड टिम्बर्स, इसके डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश टू साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो साउंड स्पीकर है, दोनों को हम 40 डेसिबल के साउंड पे चला रहे हैं, इसमें अलग गाना बजा रहे हैं, इसमें अलग गाना बजा रहे हैं, तो जो रिसीवर है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें अलग है इसमें अलग है, क्योंकि दोनों का तो सेम इंटेंसिटी पे हम बजा रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे बजा रहे हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी एंड टिम्बर। ये क्या करता है, ये दोनों के पिच लाउडनेस को डिफ्रेंशिएट करता है, दो सेम पिच वाले सेम लाउडनेस वाले साउंड को डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग अलग करेगा, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी एंड टिम्बर। डिपेंडिंग ऑन वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, एंड ओवर ट्यून्स एंड हार्मोन्स पे ये चीज़ डिपेंड करता है। एग्जांपल जैसे ले ले फ्लूट और गिटार हो गया, सेम टाइम में अगर सेम नोट पे सेम इंटेंसिटी पे प्ले करा तो उसको ये फ्लूट का साउंड अलग होता है, गिटार का साउंड अलग होता है, उसको ये डिफ्रेंशिएट कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ओके, आप जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू सक्सेसिव कंपेरिजन रिफ्रैक्शन, जो आपका वेव है, जो वेव इस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो ये इसका मैक्सिमम सक्सेसिव और इसका निगेटिव, ये इस डिफरेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। रिलेशन इसका होता है v अपॉन एफ, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपका एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेशन पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम डायरेक्टली रिलेटेड टू लाउडनेस, ये डायरेक्टली लाउडनेस से रिलेटेड होता है। ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि टाइम, इसको ट्रैवल करने में फ्रॉम इस सोर्स से लेकर के इस सोर्स तक आने में कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ड्यूरेशन। टाइम स्पैन फॉर विच साउंड इज प्रिसाइज, मतलब एक जगह से सोर्स से रिसीवर तक कितने देर में साउंड पहुंचा है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। इंपॉर्टेंट इन स्पीच, म्यूजिक एंड नॉइज मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शनलिटी, साउंड कैन बी, ये साउंड जो होता है डायरेक्शनलिटी का मतलब कि साउंड किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो साउंड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अगर साउंड इस सोर्स से निकला है तो ये पूरे हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है, ओमनी डायरेक्शन होता है ये, ऑल डायरेक्शन में ये चीज़ ट्रैवल करता है। ह्यूमन वॉइस भी आप बोले तो ऑल डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि आप अगर मीडियम एक फिक्स मीडियम कर रखे हैं फिर तो वो उसमें जाएगा, लेकिन अगर फिक्स मीडियम नहीं है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज़, क्लियर इतना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 में जो रूल आया था गवर्नमेंट के थ्रू, नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, तो उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट के पास किया हुआ, संसद में पास किया हुआ रूल था, जो कि 2000 में पास हुआ था संसद में, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, ये रूल बनाया क्यों गया था, तो इसकी ऑब्जेक्टिव थी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल नॉइज प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इन इंडिया। जो भी नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी है उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने से रिलेटेड इसकी ऑब्जेक्टिव थी। टू मेंटेन एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रिस्पेक्ट ऑफ नॉइज, ठीक है, इसमें ये एयर पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है, नॉइज पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसकी दो मेजर ऑब्जेक्टिव थी। अब हम बात करेंगे एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड क्या है। तो स्टैंडर्ड है फिक्स्ड बाय सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू ये स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, जो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ डायरेक्ट। यही ये एम्बियंट जो नॉइज स्टैंडर्ड है ना, ये आपका इस रूल के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। तो इसमें डिफरेंट जोन के हिसाब से अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया। जैसे इंडस्ट्रियल के लिए मैंने आपको बताया 25 दिन के टाइम में, सारा चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया वही है। दिन के टाइम को 6 से 10 कंसीडर करते हैं, वही नाइट के टाइम रात के 10 से सुबह 6 बजे तक कंसीडर करते हैं,
ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा साउंड पावर, ठीक है। साउंड पावर साउंड एनर्जी से रिलेटेड, जैसे टोटल एनर्जी जो इमिट करता है साउंड सोर्स से पर यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं हम साउंड पावर, ठीक है। देखिए समझते हैं। साउंड पावर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एकॉस्टिक। एकॉस्टिक आप जानते क्या था? स्टडी ऑफ साउंड। तो एकॉस्टिक का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साउंड दैट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ साउंड सोर्स पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में किसी सोर्स से कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंड पावर। कितनी पावर से एनर्जी इमिट कर रही है, दैट इज कॉल्ड साउंड पावर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साउंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द सोर्स। ये डिपेंड करता है सोर्स पे। जाहिर सी बात है, सोर्स जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा पावर से साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख ले डिफिनेशन, इसको साउंड पावर को W से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच साउंड एनर्जी इज इमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। इसी डिफिनेशन को, ये डिफिनेशन ईजी है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी फॉर्मूला है W इज इक्वल टू साउंड एनर्जी अपॉन टाइम। अब मैं आपको टाइम भी बता चुका हूँ और साउंड एनर्जी भी बता चुका हूँ, ठीक है। यूनिट इसकी वॉट होती है, सिंबल इसकी W होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है साउंड प्रेशर। तो जानते हैं कि साउंड प्रेशर क्या होता है? तो ये बेसिकली साउंड प्रेशर इज द लोकल डेविएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन द इंस्टेंटेनियस प्रेशर कॉज्ड बाय द जो साउंड वेव के थ्रू जो इंस्टेंटेनियस प्रेशर जनरेट होता है ना, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं साउंड प्रेशर। और नॉर्मली आप समझिए साउंड प्रेशर वर्ड से निकालने की कोशिश की तो साउंड के हिसाब से जो प्रेशर फॉर्म क्रिएट होता है तो वही साउंड प्रेशर से रिलेटेड है। समझते हैं लोकल डेविएशन इन एटमॉस्फेयर प्रेशर कॉज्ड बाय अ साउंड वेव। साउंड वेव से जो लोकल डेविएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है ना, उसे ही बोलते हैं आप साउंड प्रेशर। व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर और एनी मीडियम, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, या तो वो एयर हो सकता है या फिर कोई किसी तरह का मीडियम हो सकता है। तो इट क्रिएट कंप्रेसिव एंड रिफ्लेक्शन। कंप्रेशन यानी कि मीडियम को कंप्रेस करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। लाइक साउंड इधर से आ रहा है तो यहाँ पे टच इस बैरियर पे टच करके वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, तो उसी तरह साउंड भी होता है, क्योंकि साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लीडिंग टू स्मॉल चेंज, जिसके वजह से आपको स्मॉल चेंज देखने को मिलता है। प्रेशर में स्मॉल चेंज देखने को मिलता है अबाउट द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रेशर चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। दीज वेरिएशन इज कॉल्ड साउंड प्रेशर। ये जो वेरिएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ड्यू टू कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन जो प्रेशर में चेंज हुआ है, ये दोनों के डिफरेंस, ये जो वेरिएशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं साउंड प्रेशर, ठीक है। साउंड डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस प्रेशर कॉज्ड बाय अ सोर्स वेव एंड द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे आसान भाषा में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो सोर्स से जनरेट हो रहा है साउंड प्रेशर, ये दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं साउंड प्रेशर, ठीक है। इसकी फार्मूला था P इंस्टेंटेनियस माइनस P एम्बिएंट। यूनिट इसकी पास्कल होती है, सिंबल इसका P होता है। तो साउंड प्रेशर क्लियर है। अब हम बात करेंगे साउंड प्रेशर लेवल, जिसे हम SPL बोलते हैं या फिर LP भी बोलते हैं। तो साउंड प्रेशर लेवल क्या होता है? तो सिंस साउंड प्रेशर वैल्यूज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, साउंड प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो एक्सट्रीमली बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। वैल्यूज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे आर एक्सप्रेस्ड इन लॉगरिदम स्केल। मैं आपको पहले भी बताया कि साउंड को हम लॉगरिदम स्केल पे ही रिप्रेजेंट करते, एक्सप्रेस करते हैं और डिसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसे लॉगरिदम स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं साउंड प्रेशर लेवल, नोन एज साउंड प्रेशर लेवल। तो साउंड प्रेशर लेवल की एक फार्मूला होती है निकालने का, क्योंकि ये बहुत लॉगरिदम स्केल पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो होता है 20 log 10 बेस P अपॉन P डिफरेंस इंटू ये डेसिबल। अब हम जानते हैं कि LP क्या, आपका LP SPL हो गया। साउंड प्रेशर लेवल यहाँ पे मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल। P क्या है? P है RMS रूट मीन स्क्वायर ऑफ साउंड प्रेशर, जिसे हम पास्कल फॉर्म में लिखते हैं। वहीं P रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस साउंड प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 20 × 10⁻⁶ पास्कल,
तो ये होता है आपका एसपीएल। ये सब 2 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली रेट ऑफ साउंड इमिटेड, जो किसी सोर्स से एनर्जी इमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उस एनर्जी को साउंड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन एकॉस्टिक। एकॉस्टिक आप जानते हैं कि स्टडी ऑफ साउंड है, तो उसके अंदर एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है दैट इज साउंड इंटेंसिटी एंड नॉइज कंट्रोल। इट डिस्क्राइब हाउ मच साउंड एनर्जी पास थ्रू अ यूनिट एरिया इन गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में किसी यूनिट एरिया से कितना साउंड एनर्जी पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। हाउ मच एनर्जी, हाउ मच साउंड पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ साउंड प्रोपेगेशन। ये आपको हेल्प करता है साउंड के स्ट्रेंथ, यानी कि साउंड कितना पावरफुल है, कितना उसमें इंटेंसिटी है, एंड किस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रहा है, ये फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ साउंड एनर्जी पर एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड प्रोपगेशन, ठीक है। दो डिफिनेशन मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, दोनों है तो सेम ही, लेकिन वर्ड की डिफरेंस है। इसको आई, साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एरिया, ठीक है, वॉट अपॉन एरिया, यानी कि यहाँ पे आई आपका साउंड इंटेंसिटी है जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, डब्ल्यू साउंड पावर है जिसे वॉट में रहेगा, और ए फॉर एरिया थ्रू विच साउंड एनर्जी पासेस मीटर स्क्वायर में रहेगा। एरिया मीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो साउंड इंटेंसिटी तो हमने जान लिया क्या होता है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करेगा, किस किस पॉइंट पे फैक्टर पे साउंड इंटेंसिटी डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि लाइक ये सोर्स है और हम इससे 1 किलोमीटर दूर पे हम यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही साउंड इंटेंसिटी इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी की एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे और कम होगा, डिस्टेंस के साथ साउंड इंटेंसिटी की एनर्जी कम दे जाएगी। तो इस तरह से जैसे इंटेंसिटी डिक्रीज रैपिडली विद डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कमता जाएगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ साउंड वेव, क्योंकि इसको मीडियम बड़ा होते जाएगा ना, तो ये फैलाव इसका ज़्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आपका मीडियम प्रोपेगेशन, कौन से मीडियम है साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, जैसे डेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इफेक्टेड इंटेंसिटी, तो डेंसिटी मीडियम प्रोपेगेशन भी फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कितना हो गया या फिर कितना किसी एकॉस्टिक बैरियर के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस कैन इंक्रीज इंटेंसिटी लोकली, ठीक है, वाइल एब्जॉर्प्शन सरफेस रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैरियर एंड ऑब्स्टिकल्स। बैरियर में आपको बताया था कि रास्ते में जो रुकावट आ जाता है साउंड को ब्लॉक कर देता है। ऑब्स्टिकल्स भी लाइक बिल्डिंग आ गया, मोनूमेंट्स आ गया, तो ये सभी साउंड इंटेंसिटी को इफेक्ट करेगा। कैन ब्लॉक डिफ्रेक्ट साउंड एंड रिड्यूस इंटेंसिटी इन द शैडो रीजन। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी हर्ट्ज की साउंड है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड अटेनुएट फास्टर एंड इन एयर एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड लो, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करता है। हमने पढ़ लिया साउंड पावर क्या होता है, हमने पढ़ लिया साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड प्रेशर, ये तीनों पढ़ लिया, तीनों आपके यूनिट का मेजर टॉपिक्स हैं। तो अब तीनों के डिफरेंस समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या है तीनों में, क्योंकि डिफरेंस से भी क्वेश्चन आते रहे, तो हो सकता है आप किसी 2 पे आ जाए, किसी तीनों पे आ जाए, किसी तरह से भी आ सकता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें साउंड पावर की, तो ये टोटल एकॉस्टिक इमिटेड पर यूनिट टाइम साउंड पावर होता है। साउंड इंटेंसिटी की बात करें तो एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। वही साउंड प्रेशर की बात करें तो प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू साउंड वेव, ये इसकी वन लाइनर डिफिनेशन है। यूनिट की बात करें तो साउंड पावर वॉट यूनिट होती है, साउंड इंटेंसिटी की वॉट पर मीटर स्क्वायर, वही साउंड प्रेशर का पास्कल होता है। टाइप सोर्स प्रोपगेशन, आपका साउंड इंटेंसिटी फील्ड प्रोपगेशन है, और आपका साउंड प्रेशर जो है वो भी फील्ड प्रॉपर्टी ही है। डिपेंडेंसी की बात करें तो साउंड प्रेशर वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन साउंड इंटेंसिटी सोर्स के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। वही साउंड प्रेशर सोर्स के साथ वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मेजर बाय साउंड पावर को हम कैलिब्रेटेड माइक्रोफोन्स के हेल्प से मेजर करते हैं चैम्बर में।
साउंड इंटेंसिटी को हम इंटेंसिटी प्रोब से मेंशन करते हैं, मीटर मेजर करते हैं, वही साउंड प्रेशर को साउंड लेवल मीटर के हेल्प से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है। इसे हम लेवल ऑफ साउंड के नाम से भी जानते हैं। तो हम अब हम जानते हैं कि साउंड प्रेशर लेवल कहते हैं किसे। तो साउंड इन इन्वायरमेंट वेरीज ग्रेटली इन स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्रॉम द फेंट रूल एंड लीव द रोर ऑफ अ जेट इंजन, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम स्केल। साउंड प्रेशर लेवल मैं आपको बताऊँ कि लॉगरिथम स्केल पर डिफाइन होता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में। साउंड प्रेशर इज टू रेफरेंस साउंड, बेसिकली साउंड प्रेशर एक बहुत साउंड जो होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते हैं कि लॉगरिथम स्केल पे ही हम सबसे छोटे छोटे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम साउंड प्रेशर लेवल बोलते हैं, एसपीएल जिसे बोलते हैं, और इसे हम एलपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी ये फार्मूला होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसमें सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी वैल्यू क्या है। P इज रिलेटेड टू रूट मीन स्क्वायर साउंड प्रेशर होता है, और P रेफरेंस की वैल्यू होती है 22 × 10⁻⁻⁶ पास्कल, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है जो कि साउंड प्रेशर लेवल को इफेक्ट करेगा, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग साउंड प्रेशर लेवल, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से कितना दूर पे आप हम मेजर कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा। जैसे एसपीएल डिक्रीज डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा वही एसपीएल की वैल्यू कमते जाएगी। सेकेंड है आपका मीडियम कैरेक्टरिस्टिक, डेंसिटी मीडियम है या स्पीड कैसा है, कौन सा मीडियम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे फैक्टर है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, एब्जॉर्व कितना हो रहा है। फिर आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कैसा टेम्परेचर वहाँ पे, कैसा ह्यूमिडिफिकेशन है कि या नहीं, या विंड इन्फ्लेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे आपका साउंड प्रेशर लेवल डिपेंड करेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। इन कॉस्टिंग एंड एयर नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल, डिफरेंस ऑफ साउंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द। अब हम जानते हैं कि जो पॉइंट जो साउंड के सोर्स है, तो साउंड सोर्स को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं 3 पॉइंट में। एक पॉइंट सोर्स में करते हैं, लाइन सोर्स में करते हैं, और प्लेन सोर्स में करते हैं, ठीक है। तो वही आपका जो आपका द क्लासिफिकेशन हेल्प, ये क्लासिफिकेशन आपको साउंड इंटेंसिटी, एटेनुएशन विद डिस्टेंस एंड डिजाइन ऑफ नॉइज बैरियर को डिजाइन करने में ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। और ये क्लासिफिकेशन 3 तरह का है, पॉइंट सोर्स, ठीक है, लाइन सोर्स एंड आपका प्लेन सोर्स। ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो अब हम तीनों पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड क्या है। साउंड का पॉइंट सोर्स क्या है, तो वो साउंड जो बिल्कुल एक पॉइंट से जनरेट होता है। अ पॉइंट सोर्स इज स्मॉल, ठीक है, अ पॉइंट सोर्स स्मॉल साउंड सोर्स, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल साउंड सोर्स होता है। दैट रेडिएट साउंड एनर्जी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट से एनर्जी जनरेट हुआ, साउंड जनरेट हुआ, और ये अपने चारों डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में कम, इस डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं, ये चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्म प्रोपगेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोर्स है साउंड पावर, और ये चारों डायरेक्शन में कंप्लीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द सोर्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्पीकर हो गया, एग्जाम्पल सब समझ जाएगा। स्पीकर एक एग्जाम्पल है पॉइंट सोर्स का। जेट इंजन हो गया, फिर आपका जो ब्लास्ट होता है या फिर एक्सप्लोजन होता है या फायर क्रैकर जो होते हैं वो काइंड ऑफ पॉइंट सोर्स ही है। तो बस पॉइंट सोर्स उसे बोलते हैं जो एक पॉइंट से जनरेट होता है एंड यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, ठीक है, स्फेरिकल के फॉर्म में ये, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स। सेकेंड आपका लाइन सोर्स ऑफ साउंड। हमने पॉइंट जान लिया, अब लाइन सोर्स क्या होगा कि एक पूरे लाइन में साउंड प्रोड्यूस होते रहेगा, ठीक है। मैं डिफिनेशन बताऊं उससे पहले आपको एग्जांपल बताना सही समझता हूं। जैसे कि हाईवे, रेलवे ट्रैक्स, कन्वेयर बेल्ट, ये सब क्या है, ये एक पॉइंट से जनरेट नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक लाइन है। रेलवे का सिर्फ इंजन से जनरेट नहीं होता है, पूरे के पूरे ट्रैक से जनरेट होता है, मतलब पूरे के पूरे ट्रेन के बोगी से जनरेट होता है। कन्वेयर बेल्ट में किसी एक सोर्स से जनरेट नहीं होता, पूरे के पूरे पॉइंट से, पूरे के पूरे बेल्ट से जनरेट होता है। तो अ लाइन सोर्स इज कंटिन्यूअस और लॉन्ग सोर्स ऑफ साउंड। कंटिन्यूअस है क्योंकि ये एक पॉइंट पर नहीं है, पूरा का पूरा इसमें कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस करता है। रेडिएट साउंड एनर्जी सिलिंड्रिकली,
साउंड एनर्जी को सिलिंड्रिकली रेडिएट करेगा एलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। पूरा जो लेंथ है आपका, तो लेंथ पे पूरा का पूरा लेंथ में आपका साउंड एनर्जी प्रोपगेट करेगा। द सोर्स लेंथ इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिसीवर। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, हाईवे ट्रैफिक नॉइज हो गया, रेलवे हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। लाइन सोर्स क्लियर आपको? तो लाइन सोर्स का साउंड प्रोपगेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साउंड वेव्स जो होता है फ्रॉम लाइन सोर्स वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में प्रोपगेट करता है, सिलेंड्रिकली अराउंड द सोर्स, ठीक है। सरफेस एरिया ये फार्मूला होता है इसके लिए एरिया का। साउंड इंटेंसिटी रिलेशन की बात करें तो I इक्वल टू W/2πRL, ये इसकी रिलेशनशिप होती है साउंड और इंटेंसिटी का, ठीक है। प्लेन सोर्स मैं आपको बता रहा था, तो अ प्लेन सोर्स इज रेडिएट सोर्स यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, वेरी लार्ज कंपेयर टू आपका इसमें जैसे हमने पॉइंट सोर्स बताया, एक पॉइंट से हो रहा है, लाइन सोर्स एक लाइन में हो रहा है। अब प्लेन सोर्स देखिए, प्लेन सोर्स ना बिल्कुल एक डायमेंशन में होता है, जैसे अ प्लेन सोर्स या सरफेस सोर्स वैसे बोलते हैं। रेडिएट साउंड एनर्जी यूनिफॉर्म ओवर अ लार्ज फ्लैट एरिया, ठीक है, फ्लैट एरिया, बिल्कुल फ्लैट एरिया पे, जैसे लाइन एकदम फ्लैट में। हियर द सोर्स आर वेरी लार्ज कंपेयर टू डिस्टेंस, जो सोर्स होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा इसका सोर्स होता है इस प्लेन साउंड का। एग्जाम्पल जैसे कि लार्ज फैक्ट्री वॉल हो गया, एयरक्राफ्ट की जो विंग्स होती है वो हो गया, लाउड स्पीकर एरे, यानी कि बहुत सारे लाउड स्पीकर एक साथ लगा दिए हैं एरे के फॉर्म में, वाइब्रेशन पैनल्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल है प्लेन सोर्स का। तो आपने तीनों समझ लिया, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स एंड प्लेन सोर्स, ये तीनों आपके सिलेबस का मेन पार्ट था। और प्लेन सोर्स के साउंड प्रोपेगेशन की बात करें, साउंड प्रोपेगेशन पैटर्न की बात करें, तो साउंड वेव्स ट्रेवल पैरेलल ये ट्रेवल करता है ईच अदर, जितने भी साउंड वेव एक तो रहेगा नहीं, एक साथ में बहुत सारे साउंड वेव्स रहते हैं, तो ये साउंड वेव सारे ना एक पैरेलल एक साथ ट्रेवल करते हैं, ठीक है, प्लेन वेव फॉर्म करता है। द एनर्जी इज स्प्रेड इक्वली, एनर्जी पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कुछ इस तरह से आपका साउंड प्रोपगेशन होता है इन प्लेन सोर्स। तो तीनों आपको क्लियर है? हमने आप प्लेन सोर्स डिस्कस कर लिया, लाइन भी कर लिया, पॉइंट सोर्स, तीनों हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हम ये कंपैरिजन है आपका, ये भी आप समझ लीजिए, प्लेन सोर्स, लाइन सोर्स एंड पॉइंट सोर्स का, ठीक है, ओके। तो इसकी वेव फॉर्म टाइप की बात करें तो पॉइंट सोर्स में स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइन सोर्स में सिलेंड्रिकल एंड आपका प्लेन सोर्स में प्लेनर होता है। इंटेंसिटी वेरिएशन का I/R², I/R, और ये आपका इसमें तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेवल ड्रॉप पर डिस्टेंस डबलिंग पे 6 डेसिबल की ड्रॉप देखी जाती है पॉइंट सोर्स में, 3 डेसिबल की ड्रॉप देखी जाती है लाइन सोर्स में, और प्लेन सोर्स में चूंकि कांस्टेंट होता है इसके कारण इसमें 0 डेसिबल की ड्रॉप देखी जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉइंट सोर्स जनरेटर्स, सायरन हो गया, लाइन सोर्स आपका ट्रैफिक, रोड, रेलवे ट्रैक्स, एंड वही प्लेन सोर्स वॉल, लार्ज पैनल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। रेडिएशन डायरेक्शन की बात करें, यानी कि प्लेन सोर्स किस डायरेक्शन में रेडिएट करता है, तो प्लेन सोर्स आपका ऑल डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में रेडिएट करेगा, और आपका लाइन सोर्स अलोंग द लेंथ, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना उसके लेंथ जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करेगा। वहीं प्लेन सोर्स वन डायरेक्शन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साउंड फील्ड टाइप की बात करें तो ये स्फेरिकल फील्ड होता है इसका, लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल, और प्लेन सोर्स का प्लेन फील्ड होता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, मल्टी सोर्स ऑफ नॉइज, यानी कि ऐसा सोर्स जो मल्टीपल हो, नॉइज पोल्यूशन का मल्टीपल सोर्स, ठीक है, मोर देन वन, एक ही साथ में। जैसे कोई पार्टी हो रहा है, ठीक है, तो पार्टी में बेसिकली क्या होता है, एक अगर पार्टी हो रहा है तो पार्टी में लोग बातचीत कर रहे हैं, स्पीकर बज रहा है, जनरेटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर व्हीकल का, रोड के आसपास का, हॉर्न का, आसपास के लोग रेसिडेंशियल है तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो उसे ही बोलते हैं आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। व्हेन नॉइज प्रोड्यूस फ्रॉम मोर देन वन सोर्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ एक से ज़्यादा सोर्स से नॉइज जनरेट होता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल सोर्स, ठीक है। In real life condition, noise pollution relay arise single source rather result from a combine of several source, ठीक है। multiple noise source refers to the simultaneous two or more independent sound source, जैसे कि ट्रैफिक, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, लाउड स्पीकर,
तो ये होता है आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप इसको बोलते हैं हम लोग साइकोस्टिक। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ साउंड प्रेसिपिटेशन को हम साइकोस्टिक बोलते हैं। ये बेसिकली इट डील्स विथ हाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड से ये डील करता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड से जो डील करता है दैट इज कॉल्ड साइकोस्टिक। जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब मैं आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ, जो कि अफेक्ट करता है सब्जेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और ड्यूरेशन यही सब पे तो आपका लाउडनेस डिपेंड करता है, साउंड कितने पिच की है, साउंड का क्या टोन है, साउंड का क्या एनोनेस है, तो ये सब चीज़ अंडर द साइकोस्टिक ही आता है। द फील्ड इन्वेस्टिगेशन द साइकोस्टिक एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स साउंड इंक्लूडिंग हाउ द ब्रेन प्रोसेस ऑडिटरी सिंगल, यानी कि साइकोस्टिक के अंदर में कैसे आपका जो ब्रेन है वो साउंड को कैसे इनटेक करता है, कैसे उसको अपने ब्रेन में वो प्रोपगेट करता है। ठीक है, वो ये सब चीज़ों से वो डील करता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू साउंड से। अनलाइक ट्रेडिशनल एकॉस्टिक विच डील विथ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स एंड साइकोस्टिक एक्सप्लोर सब्जेक्टिव एंड प्रेसिपिटेशन फिनोमिना। जैसे साइकोस्टिक क्या था, वो साउंड पे स्टडी करता था, फिजिकल ब्रांच था साउंड का। वहीं साइकोस्टिक आपको एक्सप्लोर सब्जेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ फिनोमिना। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रेसिपिटेटिव यानी कि फ्रीक्वेंसी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड से डील करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हेयर को सुनने के लिए क्या लिमिटेशंस है और क्या उसके साउंड टाइप है। ठीक है, देयर सोल्ड ऑफ हियरिंग, यहाँ पे साउंड लेवल है, टाइप ऑफ साउंड है, किस टाइप का साउंड है, ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे अगर 0 डेसिबल है तो ये बिल्कुल मतलब देयर सोल्ड ऑफ हियरिंग है। ह्यूमन रिस्पॉन्स की बात करें तो ब्रेली ऑडिएबल। ठीक है, वहीं का 30 से 40 डेसिबल लिमिट जाती है तो आपका क्वाइटर रूम, जो रूम अगर छोड़ के जाते हैं ना, क्विट रूम टाइप का साउंड होगा ये, और इसे कंफर्टेबल कंडीशन मानते हैं। वहीं अगर 60 डेसिबल तक जाते हैं तो आपका ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है और ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट है। ठीक है, वहीं अगर 90 डेसिबल होता है तो ये आपका ट्रैफिक नॉइज के अंदर आ जाता है टाइप ऑफ साउंड, और ये आपका एनोइंग, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कंडीशन है। 120 डेसिबल जाता है तो जेट जब टेक ऑफ होता है तो वो 120 डेसिबल के साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि पेनफुल होता है। 140 डेसिबल यानी कि एक्सपल्सन, जो ब्लास्ट कराते हैं तो वो 140 डेसिबल की, ये पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिमिटेशंस था। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोस्टिक एंड नॉइज कंट्रोल, जो हमने साइकोस्टिक अभी पढ़ा, उसका नॉइज कंट्रोल में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हेल्प करता है आपका क्वाइटर इन्वायरमेंट, शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट डिजाइन करने में ये आपको हेल्प करेगा। जैसे मॉस्क हो गया, मंदिर हो गया, जैसे आपका लोटस टेम्पल है तो उसको डिजाइन करने में आपका साइकोस्टिक फिनोमिना को बहुत यूज़ किया गया होगा। फोकसिंग व्हाट ह्यूमन एक्चुअली प्रिसीव एट नॉइज। ठीक है, अर्बन प्लानिंग में हेल्प करता है आपका, व्हीकल डिजाइन करने में, ऑडियोलॉजी डिजाइन करने में, आर्किटेक्चर्स बनाने में, नॉइज स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया के लिमिट्स बनाने में ये आपको हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हुआ है नॉइज क्राइटेरिया, जिसे हम NC से बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि नॉइज क्राइटेरिया क्या होता है। नॉइज क्राइटेरिया आर स्टैंडर्ड कर्व एंड लिमिट यूज टू स्पेसिफाई मैक्सिमम परमिसिबल बैकग्राउंड नॉइज लेवल। ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में मैक्सिमम परमिसिबल बैकग्राउंड लेवल को बनाने में, एक कर्व बनाने में ये नॉइज क्राइटेरिया को यूज करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इंश्योर द साउंड लेवल सुटेबल फॉर स्पीच, कंफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उसे हम नॉइज क्राइटेरिया बोलते हैं। तो अब हमने नॉइज क्राइटेरिया पढ़ लिया एंड साइकोस्टिक भी पढ़ लिया, तो दोनों को अब हम कंपेयर कर लेते हैं। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो साइकोस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रेसिपिटेशन ऑफ साउंड, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के स्टडी को हम साइकोस्टिक बोलते हैं। वही नॉइज क्राइटेरिया आपका स्टैंडर्ड टू लिमिट एक्सेप्टेबल नॉइज। फोकस की बात करें तो साइकोस्टिक आपका ह्यूमन रिस्पॉन्स पे, जैसे कि लाउडनेस हो गया, पिच एंड नॉइज पे फोकस करता है। वहीं नॉइज क्राइटेरिया ये मेजरेबल लिमिट पे फोकस करता है, डेसिबल लेवल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उस पर ये फोकस करता है। बेसिक की बात करें तो साइकोस्टिक साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, नॉइज क्राइटेरिया आपका इंजीनियरिंग एंड एकॉस्टिक से रिलेटेड है। इसका यूज़ किया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए, साइकोस्टिक को रिसर्च पर्पस के लिए, साउंड डिजाइन के लिए, ऑडियोलॉजी डिजाइन करने के लिए। वहीं अगर नॉइज क्राइटेरिया की बात करें तो बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, HVAC आर्किटेक्चर ये सब डिजाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
आउटपुट की बात करें तो ये प्रिसीव कंफर्ट एंड रिएक्शन, ठीक है, वही NC NR RC वैल्यूज एंड कर्व ये आपको आउटपुट के रूप में देता है। नॉइज क्राइटेरिया कर्व, NR कर्व, RC कर्व आपको आउटपुट के रूप में देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड एनोनॉइज रेटिंग स्कीम। तो नॉइज पॉल्यूशन रेफर्स टू द अनवांटेड हार्मफुल साउंड, ये आपको पता है, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ, कंफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो द इफेक्ट ऑफ नॉइज डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर पीरियड पे ये चीज़ें डिपेंड करेगी कि नॉइज की क्या इफेक्ट हो रही है आपके हेल्थ पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन की बात करें तो आपका साइकोस्टिक इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है बेसिकली। फिजिकल इफेक्ट है, बिहेवियर एंड सोशल इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑन एनिमल, ठीक है, 1 बाय 1 जानते हैं हम। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या आएगा, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, टेम्प्रोरी हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। टेम्प्रोरी अगर आप छोटे स्मॉल टाइम के लिए रहते हैं एक्सपोजर में तो आपको उसकी वजह से कुछ देर तक आपको सुनने में प्रॉब्लम होने लगा, ऐसा लगेगा कि आपको कान से कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं कुछ देर के लिए। वहीं अगर आप लंबे टाइम तक, इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी हो सकता है लॉन्ग टर्म तक अगर एक्सपोजर रहते हैं तो 85 से लेकर के 90 डेसिबल के बीच में अगर आप लंबे टाइम तक एक्सपोजर रहते हैं तो आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। कंटिन्यूअस नॉइज एक्सपोजर ऑल्सो आपको हेयर सेल को भी डैमेज करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा ही होगा, 45 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड है तो आपका स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, इंटरप्ट स्लीप, कॉज अवेकिंग एंड रिड्यूस रेस्ट क्वालिटी, ठीक है, डीप स्लीप नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है। साथ में आपको फटीग, इरिटेशन एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोकुलस एंड हार्मोनल इफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म अगर आप रहते हैं हाई डेसिबल के साउंड में तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है, फास्टर हार्ट जो आपका दिल की धड़कन है, हार्ट रेट स्पीड होने लगेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब डीजे बहुत हाई डेसिबल का डीजे पास करता है तो आपकी धड़कन स्पीड हो जाती है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगेगा, ठीक है, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड हाइपर टेंशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका सेकंड था यहाँ पे, फर्स्ट हमने साइकोलॉजिकल बात कर लिया, ठीक है, सेकंड पे हम बात करेंगे, ठीक है, दिस वन। तो इसमें आपका एनोनॉइज हो सकता है, जैसे मोस्ट कॉमन इमीडिएट इफेक्ट आपका जैसे इरिटेशन होगा, एंग्री, गुस्सा आने लगेगा साउंड की वजह से, ठीक है, रेस्टलेस फील करेंगे, आपका थका हुआ, आलस फील होने लगा, मेंटल फटीग होने लगेगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन टाइम, कितना टाइम आप रह रहे हैं, सब चीज़ें डिपेंड करता है कि किस टाइप के साउंड में रहे हैं, क्या कॉन्टेक्ट है आपका साउंड से, तो इस सब चीज़ों पे आपका ये चीज़ें डिपेंड करेगी। सेकंड आपका स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग। स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग आपको नॉइज ट्रिगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, रिड्यूस टोलरेंस एंड इफेक्टेड मोड स्टेबिलिटी इन वर्क प्लेस, इट रिड्यूस अटेंशन स्पैन एंड इरर रेट को बढ़ा देगा, गलती आपसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर रहते हैं तो। साथ में आपका कम्युनिकेशन इंटरप्शन भी होता है, बैकग्राउंड नॉइज जो होता है, जैसे आप फोन पे ही बात करते हैं तो जो बैकग्राउंड की नॉइज आती रहती है उसको जैसे आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, तो बैकग्राउंड नॉइज मेक कन्वर्सेशन एन अलर्ट, ठीक है, तो कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब करता है। अफेक्ट स्पीच क्लियरिटी, बात आपकी बात वहाँ तक अच्छे नहीं जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगेगा, आपकी बातों को गलत मतलब निकाल सकता है। कंप्रेसिव, ठीक है, स्पेशली फॉर क्लासरूम एंड ऑफिस, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इफेक्ट। अब हम जानेंगे एनोनॉइज रेटिंग स्कीम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है। तो एनोनॉइज रेटिंग स्कीम, हम उस स्कीम को बोलते हैं आर मेथड टू क्वालिफाई हाउ एनोनोइंग और डिस्टर्बिंग नॉइज इज पीपल, ठीक है। सिंस एनोनोइंग इज सब्जेक्टिव, दीज स्कीम कन्वर्ट ह्यूमन रिस्पॉन्स इनटू न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है, जो साउंड की इंटेंसिटी है, उसको न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल रेटिंग में कन्वर्ट करता है एनोनॉइज रेटिंग स्कीम, ताकि नॉइज कंट्रोल प्लानिंग एंड लेजिस्लेटिव जो है रूल्स उसको असिस्ट कर पाए। इस तरह से हम लोगों ने रूल पढ़ा था 0, 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है। 0 इज नॉट एट ऑल एनोइंग, 25 आपका समवॉट एनोइंग, फिर आपका 50 हो गया रेदर एनोइंग, 75 आपका क्विट एनोइंग, 100 हो गया वेरी एनोइंग। एनोइंग को आप एक तरह से हल्ला गुल्ला समझ सकते हैं, कितना आपके सोसाइटी में कितना हल्ला गुल्ला है। अगर 0 डेसिबल की साउंड है तो बिल्कुल हल्ला गुल्ला कम है, 25 है तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला है, 50 है तो आपका थोड़ा उससे ज़्यादा है, 75 है तो थोड़ा और ज़्यादा, 100 है तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला है। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे
30 से 40 डेसिबल है तो आपका कंफर्टेबल है, ठीक है, ये नो एंड नॉइस में आता है आपका। वहीं अगर 45 से 55 डेसिबल है तो ये नोटिसेबल है, ये यहाँ पे आप उस साउंड को, हल्ला को आप नोटिस करने लगेगा, ये हल्का एंड नॉइस में आता है, स्लाइट एंड नॉइस। 55 से 65 डेसिबल है तो ये आपको डिस्टर्बिंग क्रिएट करेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा आप, ये मॉडरेट एंड अनोइंग में आता है, ठीक है। 65 से 75 डेसिबल में आएंगे तो वेरी डिस्टर्बिंग, ये आपका हाई एंड अनोइंग में आएगा, ठीक है। 75 प्लस हो गया तो ये एकदम सुनने के क्षमता से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। सर्व एंड नॉइस एंड हेल्थ रिस्क, तो इसको आप टाइप रिएक्शन की तरह या फिर टाइप ऑफ एंड नोइंग की तरह भी समझ सकते हैं, और ये मैं आपको ये फैक्ट के हिसाब से समझा दिया हूँ। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है हमारे सिलेबस में वो है सोनिक बूम, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि सोनिक बूम क्या होता है। इन स्टडी ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑफ एकॉस्टिक, जब हम नॉइज पॉल्यूशन को स्टडी करते हैं एकॉस्टिक फिजिक्स ब्रांच ऑफ साउंड पे जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इम्पल्सिव साउंड, ये काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इम्पल्सिव साउंड होता है। इम्पल्सिव साउंड यानी कि बहुत छोटा सा साउंड, कॉज्ड बाय सुपरसोनिक मोशन, जो सुपरसोनिक मोशन के वजह से जनरेट होता है, ऑफ एयरक्राफ्ट और ऑब्जेक्ट थ्रू एयर, जो एयरक्राफ्ट या फिर हवा में और भी जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं तो उसमें सुपरसोनिक मोशन होता है, तो उस मोशन से इम्पल्सिव साउंड यानी कि बहुत छोटा सा सोनिक बूम जनरेट होता है। इट इज अ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट इंटेंस एंड हाई प्रेशर इन नेचर, कैपेबल टू कॉज स्ट्रक्चर वाइब्रेशन, ठीक है, एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस। ये इतना कैपेबल होता है कि स्ट्रक्चर को वाइब्रेट करा देता है, यानी कि बिल्डिंग को वाइब्रेशन करा देता है, और ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है, ठीक है। अ सोनिक बम इज लाउड एक्सप्लोजिव साउंड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताया था कि ये बहुत छोटा, बहुत मध्यम साउंड होता है, तो ये मध्यम इन द सेंस ऑफ बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अ सोनिक बम इज लाउड एक्सप्लोजिव नॉइज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल थ्रू द एयर, जब एयर में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो अब जाहिर सी बात है आपको बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करेगा, तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव नॉइज जनरेट होता है, स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जब साउंड के स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर रहा है जिसमें S1, तो वहाँ पे सोनिक बूम जनरेट होता है, क्रिएटिंग शॉक वेव दैट मस्ट द रीच द ग्राउंड सडन प्रेशर चेंज। इन सिंपल टर्म, व्हेन एन एयरक्राफ्ट ब्रेक द साउंड बैरियर इट क्रिएट सोनिक बूम, ठीक है। ये वन लाइनर डिफिनेशन है। तो सोनिक बूम आप समझ गए। तो ये बेसिकली फिनोमेना ऑफ सोनिक बूम का होता है सबसोनिक मोशन, ट्रांसोनिक मोशन एंड सुपरसोनिक मोशन, ये इसकी मेस नंबर पे होता है। तो अगर मेस नंबर 1 से बड़ा है, सबसोनिक मोशन 1 से छोटा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स मूव असाइड स्मूथली, प्रेशर वेव मूव अहेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसोनिक मोशन में आपका इसकी मेस की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, प्रेशर वेव बीइंग कंप्रेस एंड शॉक वेव स्टार्टेड फॉर्मिंग नियर द ऑब्जेक्ट। वहीं अगर सुपरसोनिक मोशन की बात करें तो सुपरसोनिक की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 मेस, ऑब्जेक्ट मूव फास्टर देन द प्रेशर वेव्स एंड शॉक वेव्स फ्रॉम द कोन शेप पैटर्न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, द ओवरलैपिंग दीज शॉक्स वेव मेस कोन, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ सोनिक बूम जानते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट पे सोनिक बूम की वजह से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, विंडो ग्लास की विंडो टूट सकती है, पुरानी बिल्डिंग गिर भी सकती है, वाइब्रेट करता है, डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ, इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन, तो ये कुछ इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है। ह्यूमन हेल्थ पे बात करें तो स्टार्टेड रिस्पॉन्स एंड अनोइंग, ठीक है, टेम्प्रोरी हियरिंग लॉस हो सकता है, अगर आप बहुत क्लोज से सुनते हैं तो टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस डिस्कम्फर्ट हो गया ड्यू टू रिएक्टेड एक्सपोजर, स्लीप डिस्टर्ब होगा। सोशल इफेक्ट की बात करें तो पब्लिक कंप्लेंट्स एंड फियर नियर बाई कम्युनिटीज़, रिस्ट्रिक्शन इम्पैक्ट सुपर फ्लाइट या फिर ओवर पॉपुलेटेड एरिया जो होता है उसके ऊपर से फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, तो ये कुछ सोशल इफेक्ट है, ठीक है। तो सोनिक साउंड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है जो आपका इम्पल्सिव साउंड, इम्पल्सिव ट्रांसमिशन इम्पैक्ट और ट्रांसमिशन साउंड भी, ट्रांसिस्ट साउंड भी से बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इम्पल्सिव साउंड क्या होता है। तो इम्पल्सिव साउंड रेफर्स टू द शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी साउंड इवेंट, ठीक है, ऑक्योर सडन इन डीके रैपिडली,
ये सडनली एक ऐसा साउंड होता है जो शॉर्ट बहुत कम समय के लिए जनरेट होता है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये सडनली जनरेट होगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पैक्ट नॉइज एंड ट्रांसिएंट नॉइज, अनलाइक कंटिन्यूअस नॉइज, इम्पल्सिव नॉइज एंड, ठीक है, लेस देन 1 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा चीज़ें। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पल्सिव साउंड की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इम्पल्सिव साउंड लिस्ट वेरी शॉर्ट पीरियड, मिलियंस ऑफ सेकेंड, ठीक है, या फिर कुछ सेकंड के लिए। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, पीक लेवल इंटेंसिटी 120 डेसिबल तक होता है इसका, ठीक है। रैपिड रिस्क एंड डीके, रैपिडली राइज मतलब सॉरी रैपिडली बहुत जल्दी ये जनरेट होगा और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंटेंट की बात करें तो बोर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज, और रिपीटेशन की बात करें रिपीटेशन की तो सम कुछ इम्पल्सिव साउंड सिंगल इवेंट होता है और वहीं कुछ इम्पल्सिव साउंड रिपीटेटिव होता है, जैसे कि हैमरिंग जो आप करते हैं, थोड़ा जब चलाते हैं तो हैमरिंग बार बार करते हैं, तो उसके वजह से भी साउंड जो जनरेट होता है ना वही तो इम्पल्सिव साउंड होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हैमर जैसे इवेंट जो होता है वो रिपीटेटिव इम्पल्सिव साउंड होता है, वही सिंगल इवेंट जैसे एक्सप्लोजन ब्लास्ट हुआ तो वो आपका सिंगल इवेंट वाला होता है। इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव साउंड की बात करें तो ह्यूमन पे हियरिंग डैमेज हो सकता है, अगर 140 डेसिबल से ज़्यादा साउंड वाला रहा तो परमानेंट या फिर टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आप फील कर सकते हैं, स्लिप डिस्टर्ब हो सकता है, स्पीच इन बातचीत करने में डिस्टर्बेंस होगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। वहीं अगर बिल्डिंग पे बात करें तो बिल्डिंग आपका वाइब्रेशन में आ सकता है, क्रैक हो सकता है बिल्डिंग में, स्ट्रक्चरल फटिग हो सकता है नियर बाई बिल्डिंग। एनिमल भी बात करें तो कॉज पेन एंड डिसओरिएंटेशन, एनिमल के अंदर पेन फील होगा वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। फायर क्रैकर्स की वजह से भी होता है, बर्ड और जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनको फायर क्रैकर की वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ये कुछ इफेक्ट है इम्पल्सिव साउंड का, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉइज स्टैंडर्ड्स। तो नॉइज स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द सेवरल साइंटिफिक एंड सोशल कंसिडरेशन, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू साउंड, ठीक है। पोलोगनी exposure to high noise level can cause stress, sleep disturbance and hearing loss. टाइप ऑफ एरिया की बात करें तो अर्बन, रूरल, इंडस्ट्रियल एंड साइलेंट जोन हैव डिफरेंट टॉलरेंस, हर जगह पे अलग अलग टाइप का टॉलरेंस है। टाइम है, दिन के टाइम अलग होगा, रात के टाइम अलग होगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड्स आर टिपिकली मेजर्ड ऑफ वेटेड डेसिबल, अब वेटेड डेसिबल में ही इस स्टैंडर्ड को मेजर किया जाता है, ठीक है। लिमिट वैल्यू नेक्स्ट टॉपिक आपका। तो द लिमिट वैल्यू इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल, ये मैक्सिमम परमिसिबल लेवल होता है लिमिट वैल्यू, जिसे डीबी में डेसिबल में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस लिमिट आर फिक्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, मेंटेनेंस इन्वायरमेंट क्वालिटी, दिन के टाइम में और रात के टाइम में, ठीक है। डिफरेंट लिमिट्स होती है, ठीक है। स्पेसिफिक कुछ लिमिट्स मैं आपको बता देता हूँ वेरियस सोर्स के लिए। नॉइज लेवल वैल्यू फॉर वेरियस सोर्स, जैसे 2 व्हीलर है तो 80 डेसिबल मैक्सिमम है, ठीक है, जो कि 7.5 मीटर डिस्टेंस पे, जैसे सोर्स यहाँ पे है तो अगर ये सोर्स है तो यहाँ से 7.5 मीटर के डिस्टेंस पे इसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। वही पैसेंजर कार के लिए 82 डेसिबल है, डिस्टेंस सबका सेम ही है, इतने डिस्टेंस पे हम मेजर करके ये डाटा लेते हैं। ट्रक बस के लिए 85, वहीं अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए 75 से 80, ठीक है। डीजी जो जनरेटर सेट्स होता है उसके लिए अगर 100 किलोवाट से ज़्यादा की कैपेसिटी की अप टू मतलब 100 किलोवाट या उससे कम की है तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट है 75, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। वही 100 किलोवाट से ज़्यादा है कैपेसिटी डीजी की तो 78 है उसका डेसिबल 1 मीटर के डिस्टेंस पे। फायर क्रैकर्स जो पटाखा होता है उसके क्या लिमिट्स है, तो इंडिविजुअल फायर क्रैक्स की 125 डेसिबल है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। वहीं अगर सीरीज में जो जैसे चटाई बम होता है ना वो बहुत सारे एक ही साथ फटते रहते हैं तो इसके लिए 125 प्लस 5 लॉग 10 बेस इन जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। लाउड स्पीकर की बात करें तो लिमिटेड नॉट मोर देन 10 डेसिबल एबव द एम्बियंट लिमिट ऑफ द एरिया, जो एम्बियंट लिमिट है जो उस एरिया का, जैसे रेसिडेंशियल के लिए अलग है, कमर्शियल के लिए अलग है, तो उससे 10 डेसिबल ज़्यादा तक ये सही है, लेकिन 10 से ज़्यादा हो रहा है अगर उस लिमिट से तो ये सही नहीं है। और रात में ये 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये बंद रहता है, खास अगर बजाना है तो स्पेशल आपको रिटर्न परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है। नॉइज लेवल फैक्टरीज की बात करें तो जैसे एक्सपोजर टाइम 8 घंटे के लिए फैक्टरीज में तो 85 डेसिबल होना चाहिए, 4 के लिए 90,
1 आवर के लिए 100, तो ये कुछ लिमिट्स आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नॉइज इंस्ट्रूमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो नॉइज इंस्ट्रूमेंटेशन और मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है? तो नॉइज मॉनिटरिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द लेवल ऑफ नॉइज एंड इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में कितने लेवल की साउंड है उसको मेजर करना, रिकॉर्ड करना एंड एनालाइज करना को हम बोलते हैं नॉइज मॉनिटरिंग प्रोसीजर, नॉइज इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि हेल्प करेगा आपको सोर्स को आइडेंटिफाई करने में, इवेल्युएट एक्सपोजर लेवल को इवेल्युएट करने में, परमिसिबल स्टैंडर्ड्स को बनाने में हेल्प करेगा, साथ में कंट्रोल करने में हेल्प करेगा आपको, एंड इक्विपमेंट एंड डिवाइस, कौन सी इक्विपमेंट डिवाइस यूज़ करना चाहिए उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। आप रिमेन थ्योरीज भी आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब हम बात करें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है नॉइज़ को मॉनिटर करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है आपका साउंड लेवल मीटर, SLM, ठीक है। मेन इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, मैक्सिमम और मिनिमम इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस लेवल को ये मेजर करेगा। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रेशर पे प्रिंसिपल पे काम करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स। इसके मेन कंपोनेंट की बात करें तो माइक्रोफोन्स होता है, प्री एम्पलीफायर होता है, वेटेड नेटवर्क होता है, डिटेक्टेड एम्पलीफायर होता है, डिस्प्ले यूनिट जहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और डाटा लॉगर इसका मेन कंपोनेंट है। टाइप ऑफ SLM की बात करें तो 0, 1, 2 एंड 3 इस टाइप में होता है। और ये 0 में लेबोरेटरी प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, 1 में आपका प्रिसाइड फील्ड यूज़ के लिए होता है, एंड जो टाइप 2 है वो जनरल पर्पस सर्वे करने के लिए होता है, और टाइप 3 बेसिक नॉन रेगुलेटरी एप्लीकेशंस के लिए होता है। सेकंड जो डिवाइस आपका इंटीग्रेशन साउंड लेवल मीटर, जिसे नॉइज डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, नॉइज डोसीमीटर भी बोलते हैं। तो ये मेजर करता है टाइम वेटेड एवरेज नॉइज एक्सपोजर ओवर अ पीरियड, कॉमनली यूज फॉर ऑक्यूपेशन नॉइज एक्सपोजर फैक्ट्रीज में, ठीक है। डिस्प्ले करेगा LE10, LE90, ठीक है। ACL साउंड एक्सपोजर लेवल ये डिस्प्ले करता है, आपका ये सब डाटा देता है। सेकेंड आपका ऑक्टेव बैंड एनालाइजर, डिवाइड साउंड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड, ये साउंड को फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड करके डिस्प्ले करता है, यूजुअली ऑक्टा और 1/3 ऑक्टाव, ऑक्टा यानी कि 8 या फिर 1/3 ऑक्टा में, जो कि आपको हेल्प करेगा डोमिनेट नॉइज फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने में, एंड कंट्रोल मेथड जैसे कि आपको साइलेंसर बनाने में, बैरियर को डिजाइन करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड आपका एकॉस्टिक कैलिब्रेटर, ठीक है। ये यूज टू कैलिब्रेट साउंड लेवल मीटर बिफोर आफ्टर रीचिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जनरेटर नोन एज रेफरेंस साउंड, कॉमनली 94 डेसिबल से लेकर 114 डेसिबल एट 1 किलोवाट पे ये चेक करता है इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी, ठीक है। डाटा लॉगर सॉफ्टवेयर की बात करें जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है, तो यूज फॉर कंटिन्यूअस नॉइज मॉनिटरिंग, जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस 24 घंटा 24/7 साउंड मॉनिटर करना है, तो वहाँ पे हम डाटा लॉगर या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को एनालाइज कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम, CNMS, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो 24/7 नॉइज को मॉनिटर करता रहता है, रियल टाइम मॉनिटर करता है, और उसी टाइम वो डाटा देगा। ऐसा नहीं कि अभी मॉनिटर करा फिर एनालाइज बाद में करेगा, अभी एनालाइज करेगा, मॉनिटर करेगा और तुरंत वो डाटा देगा। तो मॉडर्न सिटीज यूज रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। कंटिन्यूअसली मेजर नॉइज फिक्स सोर्स, ट्रांसमिट डाटा सेंट्रल सर्वर, ठीक है। डिस्प्ले लाइव रीडिंग पब्लिक डैशबोर्ड पे, रोड पे या पब्लिक डैशबोर्ड पे, CPCB बोर्ड पे या SPCB के वेबसाइट पे कंटिन्यूअस ये डाटा पब्लिश करता है। तो इसके एडवांटेज है 24/7 मॉनिटरिंग है, बेटर इन्फोर्समेंट रूल है, अच्छा रूल बनाने के लिए हेल्पफुल है, यूजफुल फॉर अर्बन प्लानिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉइज इंडिसेस, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो नॉइज इंडिसेस क्या होता है? ये बेसिकली एक मैथमेटिकल इंडिकेटर होता है। Noise indices are mathematical indicator used to express the degree of noise pollution. Noise pollution की डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल इंडिकेटर्स है, ठीक है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, दे हेल्प टू रिप्रेजेंट द फ्लक्चुएशन नॉइज लेवल्स इन सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में साउंड के फ्लक्चुएशन कब कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉइज इंडिसेस का यूज़ करते हैं। कंपेयर डिफरेंट नॉइज इन्वायरमेंट, और डिफरेंट अलग अलग नॉइज इन्वायरमेंट को कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कोलरेट नॉइज एक्सपोजर, ह्यूमन एनो नॉइज, हेल्थ इम्पैक्ट एंड रेगुलेटरी लिमिट्स, ये सबको
कोलरेट करने के लिए भी इसका हेल्प होता है। नेक्स्ट आपका नॉइज़ कंट्रोल मेथड, कौन कौन से नॉइज़ कंट्रोल मेथड्स को हम नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉइज़ कंट्रोल मेथड इन्वॉल्व रिडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड साउंड। पहला मेथड क्या है, रिडक्शन मेथड है। दूसरा आपका एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड साउंड है थ्रू इंजीनियरिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेजिस्लेटिव टेक्निक। तो हम साउंड को या तो रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, या फिर उसको एलिमिनेट करेंगे अनवांटेड साउंड को विद द हेल्प ऑफ कुछ इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू, या फिर लेजिस्लेटिव या जो पुलिस लोग जो रूल्स बनाते हैं उसके थ्रू। कंट्रोल कैन बी अप्लाइड। अब ये कंट्रोल जो टेक्निक है, मेथड्स है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो इसे या तो हम सोर्स जहाँ से जनरेट हो रहा है तो सोर्स पे ही अप्लाई करेंगे, या फिर ट्रांसमिशन पाथ, सोर्स से लेकर के रिसीवर तक जाने में जो आपका ये पाथ है, पाथ में हम अप्लाई करेंगे, या फिर रिसीवर के जगह जो रिसीवर है, पर्सन या बिल्डिंग जो भी है, वहाँ पे हम इस मेथड्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ नॉइज कंट्रोल, कंट्रोल एट सोर्स। सोर्स पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोर्स पे कंट्रोल करने के लिए द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल अप्रोच होता है ये। टेक्निक की बात करें तो यूज ऑफ साइलेंसर, जैसे व्हीकल है उसमें साइलेंसर या मफलर का यूज करके हम उसके साउंड की प्रोडक्टिविटी को जो प्रोड्यूस होता है, एक्सपोज होता है, वो उसको कम कर सकते हैं एग्जॉस्ट में यूज करके। सेकेंड है प्रॉपर लुब्रिकेंसी एंड मेंटेनेंस। जो भी इंजन यूज कर रहा है तो इंजन में हम अगर प्रॉपर टाइम टाइम लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो उसकी जो फ्रिक्शन होता है वो स्मूथली होगा, और स्मूथली फ्रिक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कोई व्हीकल उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराते रहेंगे तो उसमें साउंड कम प्रोड्यूस होगा। डायनेमिक बैलेंस कर सकते हैं ऑफ रोटेशन इक्विपमेंट जैसे कि फैन मोटर्स का। ठीक है, इन फोर्स ऑफ नॉइज मशीनरी, नॉइज मशीनरी जैसे एकॉस्टिक चैम्बर को यूज़ करेंगे, जो ऐसा मशीन जो बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है तो उसे हम एकॉस्टिक चैम्बर में रख के यूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन जैसे सब्सटीट्यूशन ऑफ नॉइज ऑपरेशन विथ क्वेटर वंस, जैसे हाइड्रोलिक ओवर मशीन मैकेनिकल प्रेशर का। यूज़ ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेटर, एंटी वाइब्रेशन माउंट को यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इंस्टॉलिंग एन एकॉस्टिक एनक्लोजर अराउंड अ जनरेटर, जो आपका 10 से 15 से 25% डेसिबल तक साउंड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि सोर्स से लेकर के रिसीवर तक पहुंचने में जो पाथ है, ट्रांसमिशन है, वहाँ पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉइज कैन बी रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि नॉइज एनर्जी के फॉर्म होता है तो एनर्जी रिड्यूस हो सकता है। तो नॉइज कैन बी रिड्यूस अलोंग पाथ एंड ट्रेवल यूजिंग बैरियर को, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना उसके हिसाब से नॉइज एनर्जी अपने आप डिस्ट्रॉय करते जाएगा, और अगर रास्ते में हम बैरियर को लगा करके रिड्यूस कर सकते हैं। अब तरीका क्या क्या है, तो एकॉस्टिक बैरियर और वॉल। एकॉस्टिक बैरियर यानी कि उस रास्ते में कोई रुकावट या वॉल हम बना देंगे, जैसे कि कंक्रीट का बना सकते हैं, मेटल का बना सकते हैं, और ग्रीन बैरियर बिटवीन द सोर्स एंड रिसीवर। तो ये सबको लगा करके हम ट्रांसमिशन के दौरान साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपका साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जैसे कि फाइबर ग्लास हो गया, फोम हो गया, प्रीफॉर्मेंट पैनल्स हो गया, सबको यूज़ करके हम साउंड को एब्जॉर्ब करा लेंगे उस मटेरियल में। ट्रांसमिशन इसकी वजह से कम जाएगा। वेजिटेशन बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज डिस्टेंस, जितना ही डिस्टेंस सोर्स से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना उतना ही एनर्जी का लॉस होता जाएगा, तो उस तरह से भी कंट्रोल होता है। बिल्डिंग ओरिएंटेशन, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि ट्रांसमिशन के दौरान हम करके कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल ऑफ रिसीवर एंड। अब रिसीवर हमने सोर्स के जगह पे देख लिया, रास्ते में देख लिया, अब रिसीवर पे हम कैसे कंट्रोल करें। नॉइज इज कैन नॉट बी फुली कंट्रोल एट द सोर्स, या फिर सोर्स पे या ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम मेजर्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। जो रिसीवर है तो रिसीवर वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करेगा, जैसे कि ईयर प्लग हो गया, हेडफोन की तरह ईयर मफल्स हो गया। तो ईयर प्लग लगभग 15 से 30 डेसिबल साउंड को रिड्यूस कर देता है, वहीं ईयर मफल आपको 25 से 40 डेसिबल साउंड को रिड्यूस कर देता है। एकॉस्टिक इंसुलेशन का यूज़ करेंगे इन बिल्डिंग घरों में, एकॉस्टिक इंसुलेशन बनाएंगे, जैसे थिक वॉल, मोटा वॉल बनाएंगे, डबल ग्लेज्ड विंडो लगाएंगे, एयर कंडीशन सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, जो कि आपको विंडो या फिर डोर को मैक्सिमम टाइम क्लोज रखेगा। रीएलोकेट एंड सेंसिटिव रिसीवर, जैसे कि स्कूल एंड हॉस्पिटल अवे फ्रॉम द हाईवे से स्कूल हॉस्पिटल को दूर बनाएंगे। तो ये सब करके हम रिसीवर के जगह पे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। अब जो नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मेजर क्या क्या है, तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाती है। तो उसमें पहला आपका रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। तो उसके लिए
गवर्नमेंट ने बनाया नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट, जो कि 2000 बना था। इसके डिटेल मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ। एंड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन परमिसिबल लिमिट, जो कि परमिसिबल लिमिट एंड पेनल्टी, अगर ऐसा रूल को फॉलो नहीं करते तो उस पर आप क्या पेनल्टी लगेगी, ये डिफाइन करता है। जोनिंग में डिवाइड करता है, प्रॉपर एरिया को जोन में डिवाइड करेगा, जैसे इंडस्ट्रियल जोन में करेगा, कमर्शियल जोन में, रेसिडेंशियल जोन में, साइलेंट जोन में डिवाइड कर देगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छा करेगा। रिस्ट्रिक्टेड ऑन हॉर्न यूज, बिना मतलब का हॉर्न को यूज करने को रिस्ट्रिक्ट करेगा। यूज ऑफ लो नॉइज रोड सरफेस, ऐसा सरफेस बनाएगा जो कि नॉइज कम प्रोड्यूस करे। व्हीकल मेंटेनेंस चेक, टाइम टू टाइम व्हीकल को मेंटेनेंस, पॉल्यूशन मेंटेनेंस चेक कराना चाहिए। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि बैन ऑन लाउड स्पीकर फ्रॉम 10 to 6 PM AM, ठीक है। बैन फायर क्रैकर्स बियॉन्ड द लिमिट। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा, एजुकेट पीपल, कैंपेन प्रोटेक्ट किड जोन एंड सिविक जोन। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मेथड्स हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेरियस नॉइज कंट्रोल इक्विपमेंट की बात करते हैं। अब ये नॉइज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है साइलेंसर या मफल। साइलेंसर जो कि व्हीकल में यूज़ किया जाता है, मफल भी उसी से रिलेटेड। तो डिवाइस डिजाइन टू रिड्यूस द नॉइज फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम। जैसे बुलेट गाड़ी है, तो बुलेट गाड़ी से आप जानते हैं कितना ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए साइलेंसर यूज़ किया जाता है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में इसको इंस्टॉल किया जाता है, कंप्रेसर, इंटरनल कंबसन इंजन जो होता है उसमें। उसके बाद जो साइलेंसर होता है, एग्जॉस्ट होता है वहाँ पे। दे वर्क बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड इंटरफेसिंग विद साउंड वेव। साउंड वेव को या तो एब्जॉर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे इसमें टाइप आता है रिएक्टिव साइलेंसर, एब्जॉर्बिंग साइलेंसर, कंबाइंड साइलेंसर है। इसकी एप्लीकेशन आपका जनरेटर में, कंप्रेसर में, आईसी इंजन में, टरबाइन में। तो ये आपका टाइप ऑफ साइलेंसर है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका एकॉस्टिक इनक्लोजर, ठीक है। अ रिजिड और सिलेक्टेड बॉक्स कॉज्ड केसिंग, a rigid and selected box casing built around noisy equipment contain absorbing noise, जो कि absorbing noise को absorb कर लेगा। they reduce लगभग 25 से 35% डेसिबल की नॉइज को रिड्यूस कर दे। मटेरियल जिसमें यूज़ करते हैं स्टील हो गया, एल्यूमिनियम शीट हो गया आउटर लेयर के लिए। वहीं अगर इनर लेयर की बात करें तो साउंड एब्जॉर्बिंग फोम, ग्लास वॉल, प्रीफेब्रिकेटेड शीट को हम यूज़ करते हैं इनर वॉल में, ठीक है। फीचर की बात करें तो ये साउंड प्रूफिंग डोर और विंडो बनाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन डक्ट, ठीक है। वाइब्रेशन आइसोलेटेड बेस बनाएगा। एप्लीकेशन आपका है मशीनरी, रूम, डीजी सेट, कंप्रेसर एंड हैवी ड्यूटी पंप, ये सब इसकी एप्लीकेशन है। थर्ड है आपका एकॉस्टिक बैरियर या नॉइज बैरियर। बैरियर का मतलब है कि जो साउंड अपने सोर्स से निकल करके जो अपने रिसीवर तक जा रहा है, तो उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स लगा करके बैरियर हम बनाते हैं, ताकि साउंड इस साइड वाला साउंड इस साइड में हम ना आ पाए। तो वॉल और पैनल की तरह इसको परफॉर्म करते हैं, प्लेस्ड बिटवीन द नॉइज सोर्स एंड रिसीवर। नॉइज सोर्स और रिसीवर के बीच में एक वॉल बना देते हैं, ठीक है, जो कि ब्लॉक कर देता है, डिफ्लेक्ट करेगा साउंड वेव्स को। टाइप ऑफ परमानेंट बैरियर या फिर टेम्प्रोरी बैरियर होता है। प्रिंसिपल दे वर्क इंक्रीजिंग द पाथ लेंथ ऑफ साउंड वेव कॉजिंग डिफ्लेक्शन लॉस ऑफ अटेनुएशन। इसकी एप्लीकेशन है आपका हाईवे, रेलवे, इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स एंड एयरपोर्ट्स में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एकॉस्टिक एब्जॉर्बर या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्व कर ले, जैसे ग्लास वूल हो गया, फोम हो गया, ठीक है। तो वो सारे मटेरियल जो आपको साउंड को एब्जॉर्व कर लेता है। तो पोरस मटेरियल दैट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जो आपको साउंड एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। रिड्यूस रिफ्लेक्शन, रिवाइब्रेशन एंड रूम इन हॉल, जैसे एग्जांपल में हो गया ग्लास वूल हो गया, रॉक वूल हो गया, एकॉस्टिक फॉर्म हो गया, फैब्रिक पैनल हो गया, मिनरल फैब्रिक पैनल, ये सब कॉमन मटेरियल जो कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल की जगह पे यूज़ किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन है स्टूडियो हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, क्लासरूम हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल रूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका डक्ट साइलेंसर एंड लिन डक्ट साइलेंसर या लिन डक्ट। तो ये जो HVAC सिस्टम होता है, एयर हैंडलिंग डक्ट, उसको उसमें नॉइज को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी फंक्शन है रिड्यूस टर्बुलेंस एयर नॉइज, मेंटेनेंस लेमिनार फ्लो एंड प्रिवेंट साउंड लीकेज एंड थ्रू डक्ट। एप्लीकेशन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में यूज़ होता है इसका, वेंटिलेशन सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका एकॉस्टिक कर्टेन, जो पर्दा होता है या फिर पैनल, ठीक है, मल्टी लेयर विनाइल फाइबर फैब्रिक का बना हुआ होता है। ये फंक्शन इसके होते हैं एब्जॉर्व और ब्लॉक साउंड को एब्जॉर्व करेगा या फिर ब्लॉक करेगा, ठीक है। इजी टू इंस्टॉल एंड मूवेबल। नॉइज रिड्यूस 15 से 20 डेसिबल की नॉइज को रिड्यूस करता है। टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करते हैं।
कंस्ट्रक्शन साइट, वेल्डिंग एरिया, वर्कशॉप, तो ये कुछ मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग नॉइज कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, इंजीनियरिंग नॉइज कंट्रोल टेक्निक क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। तो साइलेंसर एंड मफल हो गया जो कि फॉर इंजन के लिए होता है, जो कि 10 से 30 डेसिबल के साउंड को रिड्यूस करता है। एकॉस्टिक इनक्लोजर बना सकते हैं, यानी कि ऐसा जो कोई मशीन है जो बहुत साउंड प्रोड्यूस करा तो उसको एकॉस्टिक चैम्बर में रखेंगे। तो फोर जैसे जनरेटर, कंप्रेसर, ये अगर ऐसा करते हैं तो 15 से 25 डेसिबल साउंड को हम रिड्यूस कर पाएंगे। डैम्पिंग मटेरियल हो गया ऑन वाइब्रेशन सरफेस, जो जैसे लेथ मशीन है तो लेथ मशीन बहुत वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट होगा, उसको अगर ओपन सरफेस पे रखेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर नीचे में बेस में हम उसको रबर लगा देते हैं तो वो वाइब्रेशन को ये रबर एब्जॉर्व कर लेगा, शॉक्स को एब्जॉर्व कर लेगा। ऐसा करने से 10 से 20 डेसिबल की साउंड कम जाती है, ठीक है। डबल ग्लाजिंग करेंगे इन बिल्डिंग में तो वो भी 20 से 40 डेसिबल की साउंड कम कर देता है। साउंड बैरियर का यूज़ करेंगे बिटवीन द रोड एंड हाउस, तो इससे भी 10 से 15 डेसिबल की साउंड कमती है, ठीक है। अब हम एक टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है वो जानते हैं। तो इन द स्टडी ऑफ नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के स्टडी में अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ साउंड स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है अल्ट्रासाउंड। उस साउंड को बोलते हैं जो साउंड विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन ह्यूमन हियरिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 20,000, तो अगर 20,000 से ज़्यादा साउंड होती है उसे हम अल्ट्रा साउंड बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल नॉइज इन्वायरमेंट के अंदर में आता है। तो अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू द साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है तो उसे हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। ऑडिएबल साउंड होती है 20 से 20,000। इंफ्रासाउंड मैं आपको बता चुका हूँ लेस देन 20,000। अल्ट्रासाउंड होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इंफ्रासाउंड देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको बताया था, इंफ्रासाउंड उसे बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन स्टडी फ्रीक्वेंसी रेंज। इंफ्रासाउंड बिलो द ऑडिएबल साउंड रेंज, जो सुनने की क्षमता होती है, सुनने की जो कैपेसिटी उससे भी कम साउंड को हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंफ्रासाउंड लिखा हुआ है लेस देन 20 हर्ट्ज, यही फैक्ट आपको बस मेंशन करना है। इंफ्रासाउंड रेफर टू साउंड वेव फ्रीक्वेंसी बिलो द 20 हर्ट्ज, और आपका अल्ट्रासाउंड मोर देन 20 हर्ट्ज एंड ऑडिएबल रेंज आपका 20, ये दोनों के बीच में जो रेंज होती है उसको बोलते हैं ऑडिएबल रेंज, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रासाउंड की बात करें तो इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में इसकी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन है, मिलिट्री सिक्योरिटी में एप्लीकेशन है, रिसर्च एंड एस्ट्रोनॉमी में भी इसकी एप्लीकेशन है। कंपैरिजन देख लेते हैं इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इंफ्रासाउंड की बिलो द 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासाउंड की एबव द 20,000 हर्ट्ज। वेवलेंथ इंफ्रासाउंड की बहुत लंबी होती है और इसकी शॉर्ट होती है, छोटा होता है। ह्यूमन ऑडिबिलिटी की बात करें तो इसे हम नहीं सुन सकते, और ये इसे हम कम होने की वजह से नहीं सुन सकते और अल्ट्रासाउंड को ज़्यादा होने की वजह से नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। प्रोपगेशन की बात करें तो इंफ्रासाउंड लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपगेट करता है विथ लो लॉस, काफ़ी कम लॉस के साथ। अल्ट्रासाउंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रोपगेट करता है विथ हाई लॉस, ठीक है। मेन सोर्स की बात करें तो ये नेचुरल है आपका, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक हो गया, इंडस्ट्रियल मशीन के थ्रू ये जनरेट होता है इंफ्रासाउंड। वहीं अल्ट्रासाउंड की बात करें तो मेडिकल, इंडस्ट्रीज एंड क्लीनिंग डिवाइसेस के हेल्प से जनरेट होता है ये। इफेक्ट की बात करें तो डिस्कम्फर्ट, वाइब्रेशन एंड हेल्थ इफेक्ट है इसकी। वहीं अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें जैसे मेडिकल में यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड, आप लोगों ने सुना होगा। पोटेंशियल टिश्यू इफेक्ट के लिए पोटेंशियल टिश्यू इफेक्ट हो सकता है इससे थोड़ा बहुत, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सिस्मिक स्टडीज़ के लिए। वहीं अल्ट्रासाउंड को इमेजिनेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटडोर इंडोर नॉइज प्रोपगेशन की बात करते हैं कि आउटडोर क्या होता है, आउटडोर और इंडोर नॉइज प्रोपगेशन क्या है। तो नॉइज प्रोपगेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। आप जानते हैं सोर्स टू द रिसीवर, सोर्स से रिसीवर तक जो साउंड ट्रेवल करता है उसे हम नॉइज प्रोपगेशन बोलते हैं। तो आउटडोर नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल और अनवांटेड इन्वायरमेंटल नॉइज फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, रेलवे, सब आउटडोर का सोर्स है। नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड कॉजिंग स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस एंड हियरिंग लॉस, तो ये सब कुछ आउटडोर का है, ठीक है। आउटडोर नॉइज प्रोपगेशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ साउंड वेव इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में जो साउंड की मूवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं आउटडोर नॉइज प्रोपगेशन। जैसे डीजे बज रहा है बाहर और रिसीवर तक जा रहा है, तो इस रास्ते में जो प्रोपगेशन हो रहा है आउटडोर में, ओपन एरिया में, ओपन स्पेस में, तो हो गया आउटडोर नॉइज प्रोपगेशन। जैसे डीजे से होता है, बच्चे लोग चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, मॉस्क से, फेस्टिवल से, तो ये सबसे प्रोपगेट होता है। जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, ये सबसे होता है आपका।
वहीं इंडोर नॉइज प्रोपेगेशन की बात करें तो इंडोर नॉइज प्रोपेगेशन रेफर्स टू द साउंड ट्रांसमिशन विद एन इनक्लोजर स्पेस। इनक्लोजर स्पेस में जो आपका साउंड प्रोपेगेशन होता है सच एज रूम, ऑडिटोरियम, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, तो वो आपको इंडोर नॉइज प्रोपेगेशन कहलाता है। डायरेक्ट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड रिवाइब्रेटेड साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडोर साउंड की बात करें तो साउंड वेव आर रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम। जैसे ये रूम है तो रूम में अगर किसी सोर्स से साउंड जनरेट हो रहा है तो ये मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनक्लोज है। लेकिन यही ओपन एरिया में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। द टोटल साउंड लेवल इन द सम ऑफ डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। रूम ज्योमेट्री और सरफेस मटेरियल, रूम ज्योमेट्री और सरफेस मटेरियल भी इसकी एक फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है। फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है इंडोर नॉइज प्रोपेगेशन को, तो रूम की ज्योमेट्री, वॉल्यूम, सरफेस कौन से मटेरियल का बना हुआ, कंक्रीट का है, टाइल का है, ग्लास का है, ठीक है, कर्टेल, फोम, एब्जॉर्बेंट कोएफिशिएंट अल्फा, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। इंडोर नॉइज को कंट्रोल करने की क्या क्या टेक्निक है, तो आपको यूज ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज़ करेंगे, जैसे कॉस्टिक पैनल हो गया, कारपेट हो गया, कर्टेल हो गया, ठीक है। साउंड प्रूफिंग मटेरियल को यूज़ करेंगे, डबल ग्लेजिंग ग्लास को यूज़ करेंगे, थिक और मोटा वॉल बनाएंगे, डोर को सील पैक डोर रहेगा, एकॉस्टिक डिजाइन करेंगे, इक्विपमेंट आइसोलेशन जैसे यूज माउंट और डैम्पिंग ऑफ मशीन, प्रॉपर लेआउट करेंगे। तो ये सब कुछ टेक्निक के थ्रू हम इंडोर नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंपैरिजन है इंडोर और आउटडोर का, तो आउटडोर के लिए ओपन मीडियम है, इंडोर के लिए इनक्लोजर एयर है, ठीक है। आउटडोर के लिए आपका मेन कंट्रोल फैक्टर है डिस्टेंस, वेदर एंड बैरियर, वही इंडोर के लिए सरफेस मटेरियल और रूम शेप हो गया, ज्योमेट्री। रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें मिनिमम होता है आउटडोर में, और इंडोर में बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू वॉल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बाय एयर एंड वेजिटेशन, एंड इंडोर आपका बाय वॉल एंड फर्नीचर की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। मेन कंसर्न की बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, और एकॉस्टिक कंफर्ट एंड हेल्थ प्रॉब्लम भी ये इसका मेन कंसर्न है। कंट्रोल मेथड की बात करें तो आउटडोर के लिए बैरियर लगा सकते हैं, वेजिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा अपने आप एनर्जी लॉस होते जाएगा। इंडोर के लिए बात करें तो साउंड प्रूफिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, एब्जॉर्बिंग पैनल बना सकते हैं, तो सब करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 5 भी फिनिश होता है। इस तरह से हमने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 तक 5 जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड था कंप्लीट 1 by 1 एक टॉपिक को हमने कवर करते हुए इसको कंप्लीट किया है। ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूँ, यूनिक सीरीज़ यानी कि सिविल मंत्रा, इस प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। हर कोर्स के, हर ब्रांचेस के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एयर पॉल्यूशन का सीरीज़ ख़त्म होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम।